फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल में हम लोग देखते हैं कि ऊपर ऊपर से हमको क्या दिखाई दे रहा है। ऊपर ऊपर से मतलब जैसे उनकी डेंसिटी हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई एक्सेट्रा। ये सब जो चीजें हैं ये फिजिकल में आती है। केमिकल में आती हैं कि वो क्या क्या टाइप के केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स सी। जैसे नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टी इज एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। दे आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब तक तो ये प्योर होते हैं तब तक ये कलरलेस है, जब तक ये प्योर है तब तक ये कलरलेस हैं। ओके, लेकिन कलर गेन कर लेते हैं, बट गेन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ओके। तो जब प्योर हैं तब कलरलेस हैं, लेकिन अगर लाइट में आप एक्सपोज करेंगे तो इनके अंदर कलर आ जाता है। कलर क्यों आता है? ऑब्वियसली ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चल करके जब आप आगे बढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सब पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कंपाउंड है उनमें कलर किस वजह से आता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर जाता है, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, और वो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसका कलर डिसाइड होता है। ये पढ़ोगे आगे चल के। ओके, दूसरा मैनी एल्काइल हैलाइड्स आर वोलेटाइल। बहुत सारे ऐसे हैं जो वोलेटाइल हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम आर वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल होने की वजह क्या है? वोलेटाइल होने की वजह ये होती है कि जब आपस में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ये होता है कि थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, बॉन्ड टूट गए, ये अलग चला गया, वो अलग चला गया। तो ये रीजन है वोलेटिलिटी का। जब बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो चीजें वोलेटाइल नहीं होगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो एस्केप कर पाएगा। ओके, सो मैनी ऑफ देम आर वोलेटाइल एंड हैव स्वीट स्मेल। Many of them are volatile and have sweet smell. Okay. तीसरा पॉइंट लोअर एल्काइल हैलाइड आर गैसेस एंड हायर आर लिक्विड और सॉलिड। लोअर एल्काइल हैलाइड का मतलब ये हो गया कम मॉलिक्यूलर मास वाले, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और आगे का पार्ट जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम होना चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लोअर एल्काइल हैलाइड। तो जो लोअर एल्काइल हैलाइड है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हायर मॉलिक्यूलर मास वाले लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्काइल हैलाइड जो है बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? जिस हाइड्रोकार्बन से ये बने थे उनसे ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो जैसे ईथेन है, ईथेन में एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह एक हैलोजन ऐड कर दो, तो ईथेन इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एंड जो ये इथाइल क्लोराइड बन करके आया, लेट्स से क्लोरीन आपने ऐड किया, तो ये जो इथाइल क्लोराइड बन करके आया है ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज ईथेन एंड उससे जो इथाइल क्लोराइड बन करके आया ये एल्काइल हैलाइड है। तो ये कहना चाह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्काइल हैलाइड के वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। वजह क्या है? वजह यहां पर है ड्यू टू डाइपोल नेचर, ड्यू टू
डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल नेचर विच मेक इट पोलर, ड्यू टू डाइपोल नेचर विच मेक इट पोलर। देखो कैसे, ये देखो, मान लो ये मैंने लिखा CH3CH2Cl। अब आप एक चीज सोचो, क्या ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या इसका जो राइट साइड वाला हिस्सा है क्या ये पार्शियल नेगेटिव नेचर दिखाएगा? तो बदले में ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, क्या ये आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा? जरा सोचो, क्या ये बचा हुआ हिस्सा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाएगा? बात समझ में आ रही है? तो राइट साइड वाला हिस्सा पार्शियल नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो ये वही बोल रहा है कि क्योंकि इनका नेचर पोलर हो जाता है। अब पोलर के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि दो लकड़ी के टुकड़े हैं मेरे पास, लकड़ी के टुकड़े, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगा या दो मैग्नेट के बीच में मिलेगा? किसके बीच में ज्यादा मिलेगा? तो आप जानते हैं मैग्नेट के बीच में मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट पोलर होता है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट इज पोलर, इस वजह से उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो मजबूत रहेगा। तो मान लीजिए एक मेरे पास बोरी है, उसके अंदर मैंने मैग्नेट भर रखे हैं, मैग्नेट के टुकड़े भर रखे हैं, और मैं आपको बोलूं कि हाथ डालो इसके अंदर, क्या आप हाथ डाल पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे मैग्नेट एक दूसरे से चिपक करके एक ब्लॉक बना चुके होंगे, आप हाथ नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वही लकड़ी के टुकड़े हैं, उसको मैंने बोरी के अंदर भर रखा है, बहुत सारे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बोरी के अंदर भर रखा है, और मैंने कहा इसके अंदर हाथ डालो, तो क्या हाथ इजीली चला जाएगा अंदर? यस, कंपेरेटिव टू द मैग्नेट उसके अंदर हाथ इजीली चला जाएगा, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े आपस में एज सच किसी ताकत से चिपके नहीं है, किसी फोर्स से चिपके नहीं, किसी इंटरेक्शन से चिपके नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जिससे ये बने हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन है जिससे ये बने हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन की कोई वजह नहीं है, नॉन पोलर है वो। जबकि यहां पे ये जो एल्काइल हैलाइड है ये पोलर नेचर रखते हैं, इस वजह से इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन है, इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन है, और इस वजह से पार्टिकल एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए हैं, तो इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा है तो इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, देयरफॉर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। ओके, तो ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल पे आपको देखना है, फर्स्ट लेवल पे, एंड दूसरे लेवल पे आपको देखना है ब्रांचेस, ये सेकंड लेवल पे आपको देखना है। मतलब क्या हुआ जरा समझाता हूं, सुनो ध्यान से। आपके पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, दो एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, और आपको बोल रखा है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक यहां पर है CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये आपको दे रखा है। एंड दूसरा आपको दे रखा है CH3 CH2 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 Cl। आपको बोल रखा है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो फर्स्ट लेवल पे आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इस फर्स्ट वाले का या इस सेकंड वाले का, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ऑब्वियसली जिसके पास जितने ज्यादा एटम होंगे, तो पहले वाले के पास अगर आप नोट करो तो पहले वाले के पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, सेकंड वाले के पास 4 ही कार्बन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पहले वाले का। किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का, ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल है, हैवी को सरकाना मुश्किल है। एक हैवी पत्थर है, आप एक हैवी पत्थर को इजीली लिफ्ट करके उनको अलग अलग कर सकते हो क्या? मान लो पत्थर रखे हुए हैं, ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, हैवी है वो, क्या हैवी को उठा उठा के आप सेपरेट आउट कर सकते हो इजीली? नहीं कर सकते, आपको ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हल्के फुल्के पत्थर है, थर्माकोल के बनाए हुए पत्थर हैं, सब रखे हुए हैं, तो क्या उनको इधर उधर कर पाना आसान है? यस। तो मॉलिक्यूलर मास जब ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास जब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ओके, ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ बट ब्रांचेस हुई, तब क्या होगा? अब जैसे देखो, इसे मैं हटा रहा हूं, अब आप देखिए इसी स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने बना रखा है, इसी को मैं ऐसे बनाता हूं, कार्बन CH3 C
CH2 Cl CH3 CH3। ओके, अब आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले वाले में 5 कार्बन है, पहले वाले में देखो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन है ना। फर्स्ट वाले को देखो, कार्बन यहां पर 5 है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 Cl। दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले के पास कार्बन कितने हैं, तो कार्बन दूसरे वाले के भी पास 5 है, 3 3 6 3 9 10 11, हाइड्रोजन 11 है और Cl है। तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से दोनों का मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से दोनों का मास सेम है। अब किसका ज्यादा होगा, अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो याद रखिए, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर ब्रांचेस बढ़ेंगी, ब्रांचेस अगर इंक्रीज होती हैं, ये देखो ये अपर एरो का मतलब क्या है, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये चेन है, इसको देखिए फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, क्या ये चेन वाला स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, इट इज अ फॉर्म ऑफ चेन। और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, क्या ये ब्रांच के फॉर्म में, सेकंड वाले को देखिए क्या ये ब्रांच के फॉर्म में, तो किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, पहले वाले का, ठीक है। ये जो पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दूसरे वाले से, पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले से, क्योंकि पहले वाले की ब्रांचेस कम है, सिंगल लाइन में ना पहले वाले की ब्रांचेस कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरे वाले की ब्रांचेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे का जवाब सुनने के लिए जरा इसको देखिए, सुनिए। मान लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसा है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है। कैसा फॉर्म है, ये चेन वाला फॉर्म है। इसी का मैं दूसरा फॉर्म ले लेता हूं जो कि ब्रांच्ड है। तो ये जो ब्रांच वाला है, क्या ये गोल गोल दिखाई देगा, है कि नहीं। देखो ये जो चेन स्ट्रक्चर है ये लंबा है, ये जो चेन वाला स्ट्रक्चर है ये लंबा है, एंड ये जो ब्रांच वाला है ये कुछ गोल जैसा स्ट्रक्चर है। भाई जितने ब्रांचेस होंगी तो स्ट्रक्चर उतना गोल वाला हो जाएगा ना। देखो जरा, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो ना, ये चेन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, चेन एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक स्फेरिकल टाइप का दिखाई दे रहा है, गोल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ, ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया आपको कहां मिलेगा, चेन वालों में मिलेगा या फिर स्फीयर वालों में मिलेगा। देखो जरा यहां पर, अगर मैं इसमें चेन वालों को आपस में कंबाइन कर रहा हूं तो देखो इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मुझे मिल रहा है, दिख रहा हो, इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर दो ब्रांचेस वालों को मैं चिपकाऊं तो कॉन्टेक्ट एरिया सिर्फ एक डॉट मिलेगा आपको, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, दिख रहा है, जरा नोट करो, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए दो लाइन वाले अगर हैं तो लाइन वाले आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, ये जो लाइन वाले जुड़ जाते हैं, कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया है। लेकिन अगर दो स्पेरिकल हैं तो स्पेरिकल मतलब क्यों है वो स्पेरिकल, ब्रांचेस की वजह से, तो ब्रांचेस की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल है। अब इनको जोड़ के देखो तो इनका जो कॉन्टेक्ट एरिया वो सिर्फ एक पॉइंट वाला है, कॉन्टेक्ट एरिया है वो पॉइंट वाला है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट एरिया अगर छोटू सा रहेगा, एक डॉट रहेगा अगर कॉन्टेक्ट एरिया, तो सेपरेट कर पाना आसान होगा। इसीलिए जिनका स्ट्रक्चर चेन के फॉर्म में होता है उनका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो स्पेरिकल शेप रखते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग जो स्पेरिकल शेप रखते हैं उनका कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है, और कम कॉन्टेक्ट एरिया होने की वजह से उनको सेपरेट कर पाना आसान है। और क्योंकि सेपरेट कर पाना आसान है तो समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होता है, इसी वजह से। क्लियर है ये चीज, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट लेवल पे आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है और अगले लेवल पे आपको ब्रांचेस देखना है। उल्टा मत कर देना कि पहले ब्रांचेस देख रहे हैं और फिर बाद में मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं, नहीं, उल्टा नहीं करना है। पहले लेवल पे आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है और दूसरे लेवल पे आपको ब्रांचेस देखना है, दूसरे लेवल पे आपको ब्रांचेस देखना है। एक और एग्जांपल के लिए जैसे देख लेते हैं, टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यहां पर ले लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ये कुछ ऐसा है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं। ये देखो ये Cl है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है 1 2 3 4 और ये Cl है। तो आप इसमें देखो पहले वाले के पास 4 कार्बन है, इसके पास 5 कार्बन है,
लेकिन जो सेकंड वाला है ये ब्रांच्ड वाला है, सेकंड वाला ब्रांच्ड है और ब्रांच में उसके पास 5 कार्बन है, जबकि पहले वाले के पास 4 कार्बन है। तो किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस से पहले आपको क्या देखना है? मॉलिक्यूलर मास। पहली लड़ाई होगी मॉलिक्यूलर मास की। तो सेकंड वाले का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा है क्योंकि उसके पास 5 कार्बन है, और अगर 5 कार्बन है तो साइड में हाइड्रोजन भी तो होंगे। तो सेकंड वाले का मास ज्यादा है और पहले वाले का मास कम है। भले ही सेकंड वाला ब्रांच वाला है, ब्रांचेस सेकंड उसमें देखना है। पहले लेवल पे आपको क्या देखना है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर बराबर निकल के आ रहा है फिर ब्रांचेस पे आओ। अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर निकल रहा है फिर ब्रांचेस पे आओ। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये था 5th पॉइंट आपका, दिस वाज 5th पॉइंट। उसके बाद 6वां पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड लिक्विड में मतलब पहले मेल्टिंग पॉइंट आता है और फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है। पहले सॉलिड लिक्विड में तो कन्वर्ट हो, फिर जाके लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा ना। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? वाटर मतलब क्या? पहले वो आइस के फॉर्म में रहा होगा, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द वाटर। ठीक है, अब वाटर बोलो, बर्फ बोलो, मेल्टिंग पॉइंट में ओके एक ही बात है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट का जो सिलसिला है वो जुड़ा होता है स्टेबिलिटी के साथ। स्टेबिलिटी, जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल है, जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल है वो मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। आप एक चीज सोच के देखो, एक घर बनाया मैंने, वो घर मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि वो बहुत स्टेबल है। कोई भी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, उस बिल्डिंग को डैमेज नहीं पहुंचता क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ, क्या उस बिल्डिंग को पीस करके सेपरेट कर पाना क्या आसान होगा क्या? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड को आपने पिघला करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक ठोस स्ट्रक्चर था, सॉलिड था। अब आपने क्या किया? पुर्जों को अलग करके उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो कमजोर हो जाता है, राइट? तो एक बिल्डिंग थी, बहुत ज्यादा स्टेबल थी, क्या उसको इजिली आप मिट्टी में मिला सकते? एकदम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल, जो मॉलिक्यूल, जो क्रिस्टल जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये किस बात पे डिपेंड करती है? तो स्टेबिलिटी की एज सच कई सारी वजहें हैं, लेकिन एक जो मेन वजह है वो जो यहां पर हम लोग देखेंगे दैट इज सिमेट्री। दैट इज सिमेट्री। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता है उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बात मानते हो कि नहीं? जो चीज जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल होती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। अगर कोई फिगर आड़ा टेढ़ा है, आड़ा टेढ़ा फिगर अनसिमेट्रिक होता है। अनसिमेट्रिक होने की वजह से क्या हो जाता है कि कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं उसके जो कमजोर होते हैं। कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो कमजोर होते हैं। जैसे मान लो एक सेंटर है, ये एक राजधानी है, राजधानी से ये जो शहर है ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, हर एक शहर 50 की दूरी पे। तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो सेंटर को हर एक को कंट्रोल करना आसान है। अब आप एक चीज सोचो, ये राजधानी है, ये शहर 50 किलोमीटर की दूरी पे, ये 500 किलोमीटर की दूरी पे है, ये तीसरा वाला 2000 किलोमीटर की दूरी पे है, ये चौथा वाला 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अगला वाला 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में ये जो दूर वाले हैं वो पहुंच में नहीं रहेंगे और वो इजीली कट होकर के अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो राज्य है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब सिमेट्री होती है तो वो स्टेबिलिटी लेकर के आती है, और जब स्टेबिलिटी होती है जिसमें ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ओके, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया एक जनरलाइज्ड एग्जांपल था। यहां पर आपको बस ये ध्यान में देना है कि सिमेट्रिकल ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब जैसे आपने एक सुना होगा ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन, सुना है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो यहां पर ये आपने ये वाला तो देखा होगा बेंजीन का,
मान लेते हैं ऊपर हैलोजन है, ऊपर एक हैलोजन अटैच्ड है, ओके, और नीचे यहाँ पर कोई लेट्स से कि यहाँ पर एलिमेंट ए अटैच्ड है, लेट्स से ए अटैच्ड है, तो ये जो है ये पैरा पोजीशन है। दूसरा ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज ऑर्थो। एंड तीसरा वाला, वो अलग बात है कि हम लोग यहाँ पर हेलो एरिन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर हो गया तीसरा वाला मेटा पोजीशन, यहाँ पर ए अटैच्ड है, सो दिस इज मेटा पोजीशन। अगर आप कंपेयर करो पैरा ऑर्थो एंड मेटा, पैरा ऑर्थो एंड मेटा, इनमें से अगर आप कंपेयर करो तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। कौन ज्यादा सिमेट्रिकल आपको लग रहा है, पैरा लग रहा है, ऑर्थो लग रहा है या मेटा लग रहा है? इन तीनों में देखो जरा कौन ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है, पैरा, ऑर्थो या मेटा। तो आप नोट करेंगे यहां पर कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल पैरा है, देख रहे हो, उसके बाद सिमेट्रिकल है मेटा और उसके बाद सिमेट्रिकल है ऑर्थो, देख रहे हो। इसलिए आप नोट करना, अभी पढ़ेंगे हम लोग, आने वाला है जस्ट अगला ये हेलो एरिन्स। आप नोट करेंगे कि जो पैरा कंपाउंड है वो मेजर प्रोड्यूस होते हैं एंड जो ऑर्थो वाले होते हैं वो माइनर में होते हैं। जब भी आप रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन के दौरान पैरा पोजीशन वाले ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, मेजर, एंड ऑर्थो वाले माइनर, ठीक है, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री। स्टेबिलिटी की और भी वजह होती है, जैसे एनर्जी होती है कि किसी सिस्टम के पास कितनी ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो वो फैक्टर भी है, बट वो फैक्टर का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग उस पर नहीं आएंगे, ओके। उसके बाद अगली चीज है 7वां पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी का किस्सा अगर आप देखो तो आयोडीन अगर जुड़ा है तो वो ज़्यादा डेंसिटी रखेगा देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। और डेंसिटी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास ज़्यादा होगा। अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर सेम वॉल्यूम लेंगे तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका समझ लो मास ज़्यादा है, या जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। एक और तरीके से बोल सकते हो कि अगर मास कांस्टेंट है तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये तो इस लेवल पे तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूडेबल है ही, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां पॉइंट, ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में थोड़ा थोड़ा ये सॉल्युबल है। क्यों ये थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनका आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लेट्स से ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है, ये यहां पर तीसरा मॉलिक्यूल है और ये चौथा मॉलिक्यूल है, लेट्स से। तो क्या होता है, ये देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, ये इसके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है। ये जो है ये इसके बीच में ये बॉन्डिंग है, ऑलराइट, इसके बीच में ये बॉन्डिंग है। तो देख रहे हो क्या, सभी का आपस में एक दूसरे के साथ साथ बॉन्डिंग रहता है। और ये कैसी बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जबकि एल्काइल हैलाइड में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि ये डाइपोल हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डाइपोल डाइपोल के मुकाबले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी के जो ऑलरेडी बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ करके अपना डाइपोल डाइपोल वाला बॉन्ड बनाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से पानी में उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, पानी में ये उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से बता रहा हूं, पानी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती है, इसलिए पानी में कम सॉल्युबल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल है बट उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है ये, ठीक है। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लिख लो यहां पर रीजन, सिंस दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सिंस एनर्जी is required to break
H2O bond, since energy is required to break H2O bond. साथ साथ में ये भी लिख लीजिए, साथ साथ में ये भी लिख लीजिए कि but they are soluble in organic solvent, but they are soluble in organic solvent, they are soluble in organic solvent, okay, they are soluble in organic solvent. लेकिन ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं ऑफ सेम नेचर, ऑफ सेम नेचर. सेम नेचर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये थोड़े थोड़े डाइपोल हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं जो थोड़े थोड़े डाइपोल हैं, डाइपोल होंगे. ठीक है, ये थोड़े थोड़े डाइपोल हैं, और अगर आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका नेचर थोड़ा थोड़ा डाइपोल वाला होगा तो ये घुल जाएंगे. तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि पानी पोलर है, तेल नॉन पोलर है, इसकी वजह से नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता है. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा तेल हो जो पोलर हो और पानी भी पोलर है, तब ये दोनों आपस में घुल सकते हैं, तब ये दोनों आपस में घुल सकते हैं. ओके, सो दीज आर द 8 पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड. और अगला हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स.